चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। भारत के संविधान का किस प्रकार से विकास हुआ है इसको हम लोग इसमें समझेंगे। भारत के संविधान का हमारा पहला टॉपिक है जिसमें हम लोग यहाँ पे इसको देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग संविधान सभा के गठन के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से संविधान सभा का गठन किया गया, फिर संविधान किस प्रकार से लिखा गया है, और उसके बाद फिर मेन हमारा जो भारत का संविधान है उसमें कितने भाग हैं, आर्टिकल हैं, क्या है, कैसा है, उसको हम लोग पूरा डिटेल में समझते हुए जाएंगे। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि भारत के संवैधानिक विकास, इसको समझना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि अगर ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा यहाँ ये वाला, तो आगे भारत के संविधान की जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम लोग नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि भारत का जो संविधान है हम सभी को पता होगा कि 1946 में जब कैबिनेट मिशन हमारे देश में आया था, कैबिनेट मिशन जब आया था तो इसी के तहत भारत को जो संविधान सभा है, मतलब भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, संविधान सभा का गठन किया गया, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका ये टॉपिक के बाद हम लोग जस्ट इसके बारे में बात करेंगे। तो 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया, और यही जो संविधान सभा है इसी के द्वारा भारत का संविधान लिखा गया। ठीक है, इसी के द्वारा भारत का संविधान, ठीक है, संविधान क्या किया गया था, लिखा गया था। ये हम सभी को पता है। ठीक है, और नहीं पता तो हम लोग ये टॉपिक जब जैसे हमारा कवर होगा उसके बाद हम लोग ये वाला वीडियो, मतलब ये वाला लेक्चर मैं आपको दूंगा, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा का गठन किस प्रकार से किया गया था और ये भारत का संविधान किस प्रकार से लिखा गया था, इसको हम लोग 1946 को जो कैबिनेट मिशन यहाँ पे डिस्कस करते हुए हम लोग जाएंगे यहाँ से। तो ये हमको पता है कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया, भारत का संविधान सभा का गठन किया गया, और लगभग 3 वर्ष में भारत का संविधान लिख करके पूरा कर दिया गया। ठीक है, और इसमें क्या 3 वर्ष मतलब कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ये भारत का जो संविधान है उसको लिखने में लगभग 3 वर्ष का समय लग गया था। ठीक है, लगभग 3 वर्ष का समय लग गया था, और ये 1946 से लिखना प्रारंभ किया गया था, और लगभग 3 वर्ष मतलब कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय इसमें लग गया। तो ये हम सभी को पता है, मतलब कि आपको ये नहीं सोचना है कि ये सिर्फ 3 वर्ष का समय लगा है। देखिए, 3 वर्ष का समय तो लगा है, लेकिन इसके विकास होने में कितना समय लगा है उसको हम लोग यहाँ समझते हैं। हालांकि आपका देखो 1946 से लिखना प्रारंभ किया गया, 3 वर्ष में कंप्लीट हो गया भारत का संविधान, लेकिन उसके पीछे का जो इतिहास है वो इम्पोर्टेंट है। उसके पीछे का इतिहास मतलब कि इस संविधान का, मतलब कि भारत का जो संविधान है उसका विकास कैसे हुआ है, भारत का जो संवैधानिक विकास कैसे हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं 1773 से, जब भारत में, मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब शासन कर रही थी हमारे भारत में, उसको रेगुलेट करने के लिए जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया 1773 में, यहाँ से ही आपका भारत का जो संवैधानिक विकास है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, भारत का संविधान का जो विकास हुआ है वो शुरू हो जाता है, ना कि आपका 1946 से। देखो 1946 से लिखना प्रारंभ किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया और लिखना प्रारंभ कर दिया गया, लेकिन हम लोग जो संविधान का जो विकास है, संवैधानिक जो विकास है, इसको हम लोग कब से देखते हैं, 1773 से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में क्लियर होना चाहिए, और बाकी आगे और हम लोग इसको डिस्कस करते हुए जाएंगे। तो ये क्लियर होना चाहिए कि देखो, ये तो हम लोग देखते हैं 1946 में कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया, और ये संविधान सभा फिर भारत का संविधान लिखना प्रारंभ कर दिया गया। ठीक, जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था उस समय की बात है। ठीक है, हम आज़ाद होने वाले थे उस समय की बात है, हमारा भारत का संविधान लिखना शुरू कर दिया गया। लेकिन इसका जो विकास है, ठीक है, इसका विकास बहुत पहले से शुरू हो चुका था। भारत में जो संविधान का जो विकास है वो अंग्रेज ही कर थे। जैसे कि जो भी अंग्रेज रूल्स और रेगुलेशन बना रहे थे, वो रूल्स और रेगुलेशन आज भी हम कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मात्रा में देखते हैं। मतलब कि हमारे देखो स्टार्टिंग में क्या था, शुरुआत में जब जिस समय अंग्रेज आए थे हमारे भारत में, उस समय भारत के अलग अलग क्षेत्र में छोटे छोटे जो शासक हैं, जो राजा महाराजा है, वो अपना अपना शासन कर रहे थे। जितने भी यूरोपीय जो कंपनी है वो भारत में आते गए, और वहाँ पे व्यापार करना उनका उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य मात्र व्यापार करना था, ना कि वहाँ पे शासन करना। शासन वहाँ के अलग अलग क्षेत्र में छोटे छोटे जो राजा महाराजा थे वो अपना अपने क्षेत्र में क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर जो अंग्रेज हैं, उनका मकसद यहाँ पे शासन करना नहीं था, उनका मकसद यहाँ आने का सिर्फ इतना था कि व्यापार करना, व्यापार करके मुनाफा कमाना था, इतना ही उनका मकसद था। हम लोग देखते हैं कि 1600 ईस्वी में जब अंग्रेज आए थे तो उनका सिर्फ मकसद क्या था, यहाँ पे व्यापार करना था। वो लोग पहले अपना कंपनी स्थापित किए और वहाँ पे व्यापार करना शुरू कर दिया हमारे भारत में। लेकिन धीरे धीरे हम लोग देखते हैं, धीरे धीरे क्या होता है कि उनका जो उद्देश्य था व्यापार करना, वो व्यापार से धीरे धीरे यहाँ पे शासन करना हो गया। मतलब कि धीरे धीरे यहाँ के राजनीतिक जो गतिविधि है वहाँ पे घुसना शुरू कर दिया। अब व्यापार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो राजा महाराजा हैं
वो लोग कुछ ना कुछ उन पर दबाव डालेंगे कि नहीं आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते, नहीं यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते। मानकर चलिए बंगाल में कोई शासक हैं, अब वहाँ पे एक कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर जो भी कंपनी है, मतलब कि अब यूरोपीय जो एक कंपनी मानकर चलिए आई है और वहाँ पे कुछ वो शासन मतलब कि वहाँ पर वो व्यापार कर रही है। अब उस कंडीशन में वहाँ के जो शासक हैं वो क्या करेंगे, उन कंपनी को मना करते हैं कि नहीं आप ये काम नहीं कर सकते, नहीं आप ये काम नहीं कर सकते। तो वहाँ पे क्या होगा, उनके बीच में क्या होगा, लड़ाई होगा। अब लड़ाई होगा तो क्या होगा, लड़ाई हुआ मतलब आप कहीं ना कहीं समझ गए कि अब जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक मामला में भी घुस रही है। ठीक है, तो हुआ यही था। अब हुआ यहाँ पे क्या था, देखिए हम लोग समझते हैं इसको। देखो यहाँ पे अंग्रेज है वो भारत आए कब थे, 1600 ईस्वी में। ठीक है, ये डेट है जब, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, इसको देख लीजिएगा। 1600 लगभग 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए थे। तो ये डेट में तो अंग्रेज क्या होते हैं, भारत आ गए थे यहाँ पे, मतलब अपना व्यापार करना शुरू कर दिए थे, अपना पहली कोठी वो लोग स्थापित किए। ठीक है, सूरत में हम लोग देखते हैं, वो तो फिलहाल इतिहास में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो भारत आए, शासन करना यहाँ 1600 ईस्वी में प्रारंभ कर दिए। अब इसके बाद क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, ये प्लासी का युद्ध ये लोग करना, मतलब प्लासी का युद्ध हो गया 1757 में। ठीक है, ये भी हम लोग भारत के इतिहास में डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद फिर ये बक्सर का युद्ध करने, मतलब बक्सर का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। तो देखो 1600 में अंग्रेज यहाँ आए। ठीक है, 1600 में अंग्रेज यहाँ पे आकर के अपना पहली कोठी स्थापित कर दिए। उसके बाद फिर 1757 में ये युद्ध किए प्लासी का, फिर 1764 में युद्ध कर दिए बक्सर का। तो अब ये युद्ध करते जा रहे हैं। अब देखिए युद्ध कर रहे हैं ये मतलब कि भारत में जितना भी जो अलग अलग जो शासक हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं दुश्मनी मोड़ रहे हैं। तो ये अपना इस प्रकार से युद्ध करके दुश्मनी मोड़ रहे हैं। अब इसके बाद भी देखो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब देखो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि 1600 ईस्वी में ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। 1757 में ये प्लासी के युद्ध कर लिए और 1764 में ये बक्सर के युद्ध कर लिए। ये इस प्रकार से युद्ध करने लगे। इसमें हुआ क्या, देखो कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन व्यापारिक मामले के अलावा ये राजनीतिक मामले में भी घुसना शुरू कर दिए। जितने भी जो शासक हैं, राजा महाराजा हैं, उनको उनके साथ झगड़ा करना। ठीक है, और आसपास के और जो भी क्षेत्र हैं उनको हड़प लेना, वहाँ पे व्यापार अपना बढ़ाना। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या राजनीतिक मामले में भी घुसना शुरू कर दी। अब यहाँ पे हुआ क्या कि देखो यहाँ पे हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापार कर रही है, बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है, लेकिन इसके अंदर जो जितने भी जो कर्मचारी थे वो कर्मचारी इतने भ्रष्ट थे, इतने भ्रष्टाचारी थे, इतने भ्रष्ट में डूबे हुए थे कि इस कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1772 में ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड का उधारी लेना पड़ गया। ठीक है, 10 लाख पाउंड का उधारी मांगना शुरू कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार से। 1772 में 10 लाख पाउंड का उधारी मांगना शुरू कर दी। ठीक है, अब देखो अब ब्रिटिश सरकार सोची, मतलब कि ब्रिटिश सरकार अब सोचने लगी कि भाई तुम इतने व्यापार कर रहे हो, व्यापार करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हो, उसके बाद भी तुम हमसे उधारी मांग रहे हो। तो उधारी क्यों मांग रहे हो, ऐसा क्या रीज़न है कि उधारी तुम मांग रहे हो? मतलब कि तुम्हारे जितने भी कर्मचारी हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं, सब भ्रष्ट में डूबे हुए हैं और उसको रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है, जिस वजह से तुम्हारा कंपनी डूबते हुए जा रहा है। ठीक है, और हम लोग समझे हैं कि यहाँ पे जो भी 1764 तक हम लोग वैसे भी देखे थे आपका बक्सर का युद्ध है। ठीक है, बक्सर के युद्ध हम लोग देखे थे। अब देखिए 1764 में बक्सर का युद्ध है, 1772 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी अब उधारी मांगना शुरू कर दिया आपको ब्रिटिश सरकार से। अब इसके बाद फिर 1773 में लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट। मतलब अब ब्रिटिश सरकार ये तो समझ गई कि इस कंपनी को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, अगर इसको रेगुलेट नहीं किया जाएगा तो ये बहुत बड़ा बड़ा कांड करके छोड़ेगी। ठीक है, इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को अब यहाँ पे रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी था। यहाँ के जितने भी कर्मचारी थे उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाना ज़रूरी था। तो इस तरह से अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया जाएगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे भारत का जो संवैधानिक विकास जो हम लोग देखते हैं वो 1773 से हम लोग शुरू करते हैं और 1947 तक हम लोग यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे। तो अब ये जो भारत का संवैधानिक विकास है इसमें हम लोग क्या समझे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी अभी शासन कर रही है 1773 से लेकर के 1858 तक के। ठीक है, 1858 तक के। ठीक है, हम लोग समझते हैं जो 1857 की क्रांति हम लोग पढ़ते हैं ना, ठीक है, वहाँ तक हम लोग जाएंगे। तो तब तक ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, 1858 तक आपका ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में शासन कर रही थी और इसके माध्यम से ही यहाँ पे जो भी व्यापार था, जो भी राजनीतिक वगैरह जो भी मामला था, सब यही कर रही थी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। और रेगुलेट कौन कर रही थी?
देखो हालांकि हम लोग क्या समझें कि 1600 ईस्वी में हम लोग ये समझ गए ना ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आ गई है, लेकिन इसका रेगुलेशन शुरू हुआ है 1773 में, ध्यान रखिएगा 1773 में इसका रेगुलेशन शुरू हुआ है। इसको रेगुलेट करना शुरू की है कौन? ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार अब इस कंपनी को रेगुलेट कर रही है 1773 से लेकर के 1858 तक के 1858 तक के ये रेगुलेट करेगी। देखो यहाँ पे 1773 से लेकर के 1858 तक की इस कंपनी को ब्रिटिश सरकार रेगुलेट करेगी। अब उसके बाद फिर इस ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, इसके हाथों मतलब कि ये जो व्यापार है या फिर जो भी शासन वहाँ पे जो कर रहे हैं इसको अपने अंडर ले लेगी। जो ब्रिटिश क्राउन है वो डायरेक्ट यहाँ पे शासन करेगी, ठीक है। अभी तक ये कंपनी के माध्यम से शासन किया जा रहा था, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में शासन कर रहे थे। लेकिन 1858 में क्या होगा कि ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट अपने अंडर ले लेगी, नहीं अब हम सीधा डायरेक्ट शासन करेंगे, ठीक है। तो 1858 में हम लोग देखते हैं 1858 में कि भारत शासन अधिनियम, ठीक है। ये भारत शासन अधिनियम जब लाया गया तब ये आपका ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट अब बोले कि नहीं अब हम डायरेक्ट हम शासन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ से मानकर चलिए खत्म। देखिए तो ब्रिटिश क्राउन का जो शासन है वो हम लोग 1858 से 1947 तक देखते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट बनेगा। इस वीडियो का जो पहला पार्ट है हम लोग आज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भी यहाँ पे शासन जिस प्रकार से किया गया है उसको किस प्रकार से रेगुलेट किया गया है, इसके माध्यम से हमारा जो संवैधानिक विकास है वो किस प्रकार से हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा पार्ट बनेगा उसमें हम लोग जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो शासन किया गया है हमारे भारत में, उनके द्वारा कौन कौन सा अधिनियम लाया गया, कौन कौन सा ये जो भी चीज़ें हैं इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट बनेगा और पहले पार्ट में आज हम लोग इसको देखने वाले हैं। अब देखिए इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं कि 1773 में तो हम समझ गए ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां थी उसको सुधार करने के लिए 1781 में एक सुधार एक्ट लाया गया। जैसे कि हम कोई भी नियम कानून बनाते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें कमी रह जाती है, ठीक, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो उसको सुधारने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए 1781 में ये सुधार एक्ट लाया गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद फिर 1793, 1813, 1833, 53 इसमें आपका चार्टर्ड एक्ट लाया गया। इस प्रकार से 20-20 साल के गैप में, ठीक है। देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कि 20 साल का गैप, फिर यहाँ 20 साल का गैप, फिर 20 साल में आपको इस प्रकार से चार्टर्ड एक्ट यहाँ पे लाया गया। तो इसको हम लोग समझेंगे। फिलहाल देखो ओवरव्यू आपको ले लेना है। यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो मुख्य रूप से पहले हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे, फिर 1781 का सुधार एक्ट देखेंगे, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे, इसके बाद फिर ये चार्टर्ड एक्ट को हम लोग देखेंगे। देखिए तो सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो अब इसमें हुआ क्या कि देखो अभी तक तो जितने भी जो गवर्नर हैं, गवर्नर कहाँ कहाँ हैं, यहाँ बम्बई में है, मद्रास में है, कलकत्ता में है, ठीक है। यहाँ पे अपना जो गवर्नर हैं वो लोग शासन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नर हैं कहाँ कहाँ पे, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, ये तीनों जगह क्या है, गवर्नर हैं। तो ये जो बम्बई और मद्रास है, ये बम्बई और ये मद्रास, ठीक है, कहाँ पे है, ये बम्बई है और ये मद्रास है। ये बम्बई और मद्रास को यहाँ पे कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, ठीक है। देखो ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी है। तो इस कलकत्ता प्रेसिडेंसी को यहाँ पे है कलकत्ता प्रेसिडेंसी। इस कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन आपको ये बम्बई और मद्रास ये दोनों को कर दिया गया। मतलब अब इस कलकत्ता के अधीन ये और ये, ठीक है, इसके अंडर इस प्रकार से इसको कर दिया गया। इसके अलावा बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं, मतलब कि यहाँ के जो गवर्नर यहाँ के जो गवर्नर हैं, बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। मतलब देखो एक प्रेसिडेंसी यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, ठीक, इस प्रकार से है, पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार 3 प्रेसिडेंसी हैं। तो इन तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा किसको, ये बंगाल के जो गवर्नर हैं उसको। अभी तक इन सबको गवर्नर कहते थे, इसको भी गवर्नर, इसको भी गवर्नर, इसको भी गवर्नर, तीनों क्या है, गवर्नर हैं। मतलब कि ये भी जी है गवर्नर, ये भी जी है, और इसको अब जी कर दिया गया, ये भी जी था, इसको गवर्नर जनरल कर दिया गया, ठीक है। मतलब कि आपका जो बंगाल के जो गवर्नर हैं, बंगाल में जो गवर्नर थे उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है, ये गवर्नर जनरल बन गया। अब ये गवर्नर इसके अधीन काम करेगा, ये भी गवर्नर इसके अधीन काम करेगा। मतलब कि यहाँ पे बंगाल के जो गवर्नर हैं इसको अधिक पावर दे दिया गया, ठीक है। बंगाल के जो गवर्नर हैं, बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी, ठीक है, कौन कौन सी प्रेसिडेंसी, ये और ये तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ये कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। मतलब कि वारेन हेस्टिंग कहाँ हैं, यहाँ हैं,
ठीक है। बंगाल में आपका वारेन हेस्टिंग है, और इस बंगाल के जो वारेन हेस्टिंग को, मतलब कि गवर्नर जनरल को, वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल को ये बम्बई, मद्रास और कलकत्ता तीनों का क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है, तीनों प्रेसिडेंसी का। और यहाँ पे जो गवर्नर हैं, वो जो गवर्नर, यहाँ के गवर्नर, यहाँ के गवर्नर, ये दोनों के जो गवर्नर है वो किसके अधीन काम करेंगे, अब गवर्नर जनरल के अधीन काम करेंगे, ठीक, गवर्नर जनरल के अंडर वो रहेंगे। इस प्रकार से ये कहा गया, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने क्या समझा, बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल है इसको अधिक पावर दिया जा रहा है, ठीक। अभी हम लोग समझ गए ना बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा, मतलब बंगाल का जो गवर्नर है इसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, मतलब इसको अधिक पावर मिल गया। अब जब इसको अधिक पावर मिल गया है, अब उसको संभालना है, इसको भी संभालना है, इसको भी संभालना है, मतलब तीनों जगह पे संभालना है, ठीक है। वारेन हेस्टिंग को अब तीनों जगह संभालना है। ये जो वारेन हेस्टिंग है बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, यहाँ ये जो गवर्नर जनरल है इसको अब तीनों जगह के एक साथ संभालना है, तो अकेले तो कर नहीं पाएगा। तो इसके लिए 4 सदस्य वाली एक परिषद का गठन किया गया, ठीक है, कलकत्ता में, ठीक है, यहाँ कलकत्ता है, कलकत्ता बंगाल, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल हम लोग बोल रहे हैं कलकत्ता में ही है। तो यहाँ पे कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी है, इस कलकत्ता प्रेसिडेंसी के जो वहाँ पे गवर्नर जनरल तो है ही, तो गवर्नर जनरल, ठीक, गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों वाली एक परिषद का गठन किया गया। मतलब इसको गवर्नर जनरल तो यहाँ पे बैठा ही है, वारेन हेस्टिंग तो यहाँ पे है ही, लेकिन इसके साथ 4 सदस्य वाली एक जो परिषद है इसको और दिया गया। मतलब कि यहाँ पे 4 सदस्य वाली एक 4 सदस्य वाली, मतलब कि 4 सदस्य, मतलब कि आपको वारेन हेस्टिंग को मिला करके ना, 4 सदस्य मतलब कि वारेन हेस्टिंग को मिलाकर के 5वां हो जाएगा, 4 सदस्य और आपको वारेन हेस्टिंग कुल मिलाकर के 5वां यहाँ पे, मतलब कि 5 यहाँ पे ये लोग हो जाएंगे। तो 4 सदस्य वाली एक परिषद का यहाँ पे गठन करके इसको दिया गया है, क्या करने के लिए, इसकी सहायता करने के लिए। अब वो जो 4 सदस्य थे वो कौन कौन से थे, मॉनसन, क्लेवरिंग, बॉरवेल और फ्रांसिस। तो ये जो 4 सदस्य हैं ये गवर्नर जनरल के साथ, गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए यहाँ पे परिषद का गठन किया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल व 4 सदस्य वाली एक परिषद का यहाँ पे गठन कर दिया गया। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो एक 4 सदस्य वाली परिषद भी है, ठीक, यहाँ तो गवर्नर जनरल है ही, इसके अलावा 4 सदस्यों वाली एक परिषद भी यहाँ पे बैठी हुई है, जो कि नियम कानून जो भी बनाना है, जो भी वहाँ पे करना है वो सब चीज़ वहाँ पे करेंगी। अब देखिए इन 4 सदस्यों को यहाँ पे नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है, नाम पूरा नहीं लिखा है लेकिन हाँ इसको बस ऐसे याद रखना है, मॉनसन याद रखना है, बॉरवेल याद रखना है, क्लेवरिंग याद रखना है, फ्रांसिस याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को इसको ध्यान में रखना होगा। चलिए, तो ये हो गया आपके गवर्नर जनरल व 4 सदस्य वाली एक परिषद का यहाँ पे गठन किया गया है, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में, ठीक है। जो बंगाल के गवर्नर जनरल हम लोग बोल रहे हैं उसके साथ में यहाँ पे 4 सदस्य वाली एक परिषद का गठन कर दिया गया। इसके अलावा क्या किया गया, 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है। कलकत्ता में ही, आप यहाँ पे कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है, इसको भी ध्यान रखिए। देखो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट है, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से आपका 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जा रही है, ठीक है। कलकत्ता में क्या की जा रही है, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जा रही है। और इस सुप्रीम कोर्ट में, ठीक, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जा रही है, यहाँ पे इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे एलिजा इम्पे, ठीक है, एलिजा इम्पे याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इम्पे, ठीक है। ये जो मुख्य न्यायाधीश है ये नियुक्त किया गया एलिजा इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। ये 3, इसमें कौन कौन सा याद रख लीजिएगा, चैम्बर्स है, हाइड है और लेमिस्टर है, ठीक है, चैम्बर्स, हाइड और लेमिस्टर। तो ये तीनों का नाम भी याद रखेगा, ये तीनों अन्य न्यायाधीश है, बाकी एक मुख्य न्यायाधीश है इम्पे, ठीक है। एलिजा इम्पे आपका क्या है, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया 1774 में कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापना किया गया उसमें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग ये इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसी इस प्रकार से हैं, तीनों प्रेसिडेंसी में यहाँ पे गवर्नर है, यहाँ पे भी गवर्नर है और यहाँ पे गवर्नर जनरल है। इस गवर्नर जनरल के साथ यहाँ पे 4 सदस्यों वाली एक परिषद का गठन कर दिया गया है, ठीक है। 4 सदस्य ये सभी है, मॉनसन है, क्लेवरिंग है, बॉरवेल है, फ्रांसिस है। इसके बाद यहीं पे आपका ये 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई है, ठीक, कलकत्ता में ही क्या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। यहाँ पर भी 4 सदस्य, ये देखिए, एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी 3 क्या है, अन्य न्यायाधीश हैं। तो 4 यहाँ पे न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ठीक, कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया है उसमें 4 सदस्यों वाली यहाँ पे क्या, ये मतलब कि 4 न्यायाधीशों वाली यहाँ पे, मतलब 4 न्यायाधीशों को वहाँ पे नियुक्त किया गया है, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसमें आप लोगों को जितने भी जो न्यायाधीश है इनका नाम याद रखना है, मुख्य न्यायाधीश और यहाँ पे 3 अन्य न्यायाधीश, इन तीनों का नाम याद रखना है और इसको भी नाम याद रखना है।
इसके अलावा इनको भी याद रखना है, ठीक है, जो 4 सदस्य हैं इनको भी याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है ये। इसके अलावा देखिए, कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने को प्रतिबंध कर दिया। मैं आपको समझाया था ना कितने भ्रष्टाचारी थे यहाँ, जितने भी कर्मचारी थे कंपनी के वो सभी, तो इन जितने भी कर्मचारी हैं इनको उपहार व रिश्वत लेने से प्रतिबंधित कर दिया। बोला गया कि नहीं, अब तुम कोई उपहार नहीं ले पाओगे, कोई रिश्वत नहीं ले पाओगे। उपहार का मतलब देखो, उपहार का मतलब वही है कि अब ये लोग रिश्वत ही ले रहे हैं, ठीक है, उसको उपहार का नाम दे दिया जाता था। जितना ज़्यादा उपहार देंगे उतना ही ज़्यादा कर्मचारी वो खुश हो जाएंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से होता था। तो वो आपका रिश्वत ही था, ठीक है, उपहार मतलब कि वो रिश्वत ही दिया जा रहा था। तो उपहार और रिश्वत लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक है, ये उपहार व रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। जितने भी जो कर्मचारी है उनको अब कोई भी उपहार भी नहीं लेना है, ना तो कोई रिश्वत लेना है, ठीक। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको समझा। अब देखो, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट हम बोल रहे हैं 1773 का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। देखो, ये जो हम लोग समझ गए, ये जो कंपनी उसको रेगुलेट करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब इसको समझिए, इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। अब देखो, यहाँ तक हम लोग 1773 से पहले जो भी यहाँ पे कंपनी आई थी, जैसा भी थी, उनके पास कोई रूल्स रेगुलेशन कोई नहीं था, कोई ऐसा लिखित संविधान वगैरह कुछ नहीं था। थोड़ा बहुत वो लोग जो भी कानून वगैरह बनाते कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, वही था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट जो ब्रिटिश शासन है, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं, एक लिखित संविधान के रूप में यहाँ पे कंपनी को अब रेगुलेट कर रही हैं। वही आपका अब संविधान का विकास यहाँ पे शुरू हुआ। देखो, लिखित संविधान प्रस्तुत किया, मतलब कि यहाँ पे जो भी शासन कर रही है कंपनी, उसको आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये आपका रूल्स रहेगा, ये नहीं रहेगा। इस प्रकार से जो भी रूल्स और रेगुलेशन है वो समझा करके एक लिखित रूप में उनको दे रही है कि हाँ, आपको ये करना है, ऐसा ऐसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है। यहाँ पे क्या क्या हुआ आपको समझ में आ गया। यहाँ पे जो 3 प्रेसिडेंसी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तीनों प्रेसिडेंसी के, इसको गवर्नर जनरल, इसको भी गवर्नर जनरल, इसको गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है, इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। और तीनों का, ठीक है, इसका भी, ठीक है, तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बन गया आपका ये वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बन गया। अब गवर्नर जनरल जब बन गया तो उसको 4 सदस्यों वाली एक परिषद का गठन करके दिया गया, जो कि इसकी सहायता करेंगे, ठीक। गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए 4 सदस्यों वाली एक परिषद का गठन करके दे दिया गया। 4 सदस्यों का नाम याद रखिएगा इस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ पे 1774 में हम लोग है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, ठीक है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। इसमें से ये 4 लोगों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें इनपे का मुख्य न्यायाधीश, बाकी इनको अन्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। कंपनी के जितने भी कर्मचारी है उनको उपहार व रिश्वत लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को, ठीक है। मुख्य कार्य से क्या था, जितने जो कंपनी के कर्मचारी या फिर जो कंपनी है उसको रेगुलेट करना था। ब्रिटिश सरकार इस प्रकार से अब रेगुलेट करना शुरू कर दी। ये पहला कानून था जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने इस कंपनी को रेगुलेट करना शुरू किया। अब इसमें देख लिया आप कि ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या बोल दिया कि हाँ, यहाँ पे जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल बना दो और इसके अधीन इन दोनों को कर दो, ठीक है। इनके अधीन रहेंगे तो कम से कम दूसरे शासक से लड़ाई तो नहीं करेंगे ना, मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ करना है इनको। मान के चलो यहाँ के जो मतलब यहाँ के जो गवर्नर हैं इनको अगर लड़ाई झगड़ा करना है, किसी शासक से अगर लड़ना है, कुछ और करना है, संधि करना है, फिर मतलब वहाँ पे युद्ध करना है, तो पहले इससे परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, इससे परमिशन लेना पड़ेगा। गवर्नर जनरल से पहले परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब कि अब इनके ऊपर तो कोई बैठा हुआ है ना, ये अपने मनमानी नहीं कर पाएंगे, ये और ये अपना मनमानी तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अब जो भी काम करना होगा इसके अधीन रह के करना पड़ेगा। मतलब कुछ कहीं ना कहीं तरीके से देखेंगे आप तो ये दोनों अब इसके अधीन है, मतलब कि अपना मनमौजी नहीं कर पाएंगे। अब देखिए 1773 के बाद हम लोग समझते हैं 1784। अब देखिए इसके बाद 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को समझते हैं। लेकिन इससे पहले देखो हम लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को समझ लिया। अब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को हमको समझना है। लेकिन इसके पहले यहाँ पे देखिए 1781 का सुधार एक्ट है। तो इस सुधार एक्ट क्या है, इस सुधार एक्ट को पहले समझते हैं। देखो हम लोगों ने क्या समझा है कि रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से यहाँ पर एक गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यों वाली परिषद इसका गठन किया गया है। प्लस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया है। मतलब कि जो मतलब यहाँ पे बंगाल में, मतलब कलकत्ता प्रेसिडेंसी में आपका एक सुप्रीम कोर्ट भी बना दिया गया है। प्लस यहाँ पे 4 सदस्यों वाली एक परिषद का भी गठन किया गया है। और ये गवर्नर जनरल इसके साथ है, ठीक, किसके साथ है, ये 4 सदस्यों वाली परिषद के साथ है। अब क्या करेंगे, गवर्नर जनरल और ये 4 सदस्यों वाली परिषद कुछ न कुछ कानून बनाएंगे। मानकर चलिए यहाँ पे कलकत्ता के लिए कुछ कानून बना दिए, कुछ कानून यहाँ पे बम्बई के लिए बना दिए, कुछ कानून यहाँ पे मद्रास के लिए बना दिए। तो इनके लिए अब जो भी कानून बनाया जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे गवर्नर बैठा है, यहाँ पर भी गवर्नर बैठा है, यहाँ पे गवर्नर जनरल बैठा हुआ है। प्लस यहाँ पर क्या है, आपके 4 सदस्यों वाली परिषद भी है।
ठीक है। तो अब ये कुछ कानून बना रहे हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को ये बात पसंद नहीं आती थी। सुप्रीम कोर्ट बोलता था कि नहीं, आपने ये वाला कानून जो बनाया है वो गलत है, नहीं आपने ये वाला कानून जो बनाया है वो गलत है। वैसे यहाँ पे क्या होने लगा, सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ निर्णय लेता था तो ये बात इनको पसंद नहीं आती थी। ये लोग बोलते थे कि नहीं, आपने ये वाला जो निर्णय लिया है, ये वाला जो आपने मतलब निर्णय लिया है वो गलत है, ठीक है, इसको ये करेक्ट करिए, ये करिए, वो करिए। तो इनके बीच में झगड़ा होने लगा, इनके बीच में क्या होने लगा, कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। अब इनके बीच में जब झगड़ा होगा तो अब इसमें भी सुधार करना जरूरी है। तो ये जो सुधार एक्ट आपको मैं बोल रहा हूँ ना, 1781 का सुधार एक्ट है, इसीलिए लाया गया था कि गवर्नर जनरल तथा उसके 4 सदस्यों वाली परिषद और सुप्रीम कोर्ट, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा था, इनके बीच में झगड़ा होने लगा था। इनकी शक्तियों का बंटवारा करने के लिए अब ये सुधार एक्ट लाया गया। तो 1781 का सुधार एक्ट है, इसमें यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का पावर क्या क्या रहेगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का पावर क्या क्या रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का पावर क्या क्या रहेगा, और यहाँ पे जो गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्य वाली जो परिषद है, इनके बीच मतलब इनका पावर क्या क्या रहेगा उसको बताया गया, ठीक है। मतलब ये है कि इनका पावर क्या क्या है इनको बता दिया गया, इनका पावर क्या क्या है इनको बता दिया गया, मतलब इनके शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया, शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है। इनके पावर को अब बता दिया गया कि हाँ आप इस लिमिट तक रहोगे, ठीक है, यहाँ पे इनको बता दिया गया कि आपके शक्तियाँ ये हैं, आप लोग बस इस मतलब इस लिमिट तक आप लोग काम करोगे। इसको बता दिया गया कि हाँ आपका शक्तियाँ ये सब हैं, दोनों के बीच में अब झगड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब शक्तियों को यहाँ पे पृथक्करण किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 1781 का जो सुधार एक्ट है इसमें, ठीक है, इसमें 1777 में सुधार करने के लिए ये लाया गया था। 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार करने के लिए 1781 का जो सुधार एक्ट है वो लाया गया था, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए समझते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट को। देखो 1781 के माध्यम से और छोटा मोटा सुधार किया गया था, जो भी और कमियां थी, जैसे कि इसमें जो भी कमी थी उनको सुधार करने के लिए थोड़ा बहुत और सुधार किए गए थे। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपको जो सुप्रीम कोर्ट है और गवर्नर जनरल तथा उसके 4 सदस्य वाली परिषद है, इनके बीच में शक्तियों का विभाजन करना, ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। अब चलिए समझते हैं हम लोग 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट को, ठीक है। 1773 हमको समझ में आ गया है ना, एक बार और थोड़ा सा देख लीजिए क्या किया गया था। यहाँ पे क्या किया था, बम्बई, मद्रास और यहाँ पे क्या है, कलकत्ता। तो यहाँ के गवर्नर, इन दोनों गवर्नर को किसके अधीन कर दिया गया, गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से इनके अधीन कर दिया गया है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी बना दिया गया 1774 में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया कलकत्ता में ही क्या बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। और कलकत्ता में ही गवर्नर जनरल तथा यहाँ गवर्नर जनरल प्लस इसके 4 सदस्यों वाली परिषद का गठन कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे जीजी प्लस 4 सदस्य वाली यहाँ पे एक परिषद का गठन कर दिया गया। इतना काम किया गया था आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस प्रकार जो भी लिखा है आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैं अच्छे समझा चुका हूँ आपको। अब देखिए पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट में आपको ये समझना है, देखो इसमें तो सबसे पहले काम किया गया था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। देखो एक जो कंपनी है, अगर कोई कंपनी मानकर चलिए कोई कंपनी भारत में आई हुई है व्यापार करने के लिए, अब इस कंपनी का काम व्यापार करना तो है, ठीक है, ये व्यापार तो कर रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ अब इसके एक और काम बढ़ जा रहा है। बढ़ क्या रहा है कि अब यहाँ पे शासन भी करना है, ठीक है। यहाँ पे राजनीतिक मामला में भी घुसना शुरू कर दिया था ये, ठीक है। धीरे धीरे ये क्या किया था, राजनीतिक जो मामला है उसमें भी ये कंपनियां घुसना शुरू कर दिया था। मतलब यहाँ पे शासन, मतलब व्यापार करना तो है ही, साथ यहाँ पे शासन करना भी है। तो अब कंपनी का दो ठो काम यहाँ पे बढ़ जाएगा, व्यापार भी करेगा, शासन भी करेगा। मतलब राजनीतिक जो भी मामला है उसमें भी अगर घुसना चाहता है, ठीक है, कर वसूलना या फिर और जो भी पुलिस व्यवस्था, शासन व्यवस्था, जो भी चीज़ें हैं उसमें भी अगर इसको घुसना है इस कंपनी को तो क्या करना पड़ेगा, इसके पास 2 ऐसे बॉडी होना चाहिए जो कि अलग अलग कंट्रोल करें। तो पहले से तो इसके पास, ठीक है, पहले से तो इसके पास व्यापार करने के लिए थे, मतलब पहले से व्यापार करने के लिए इसके पास एक क्या था, COD था, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। मतलब कि देखो इसका मुख्य काम पहले से क्या था, व्यापार करना ही था। तो ये व्यापार तो कर रही है किसके माध्यम से, COD के माध्यम से। जो मतलब ब्रिटेन में जो COD है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब आप लोग यही समझ सकते हैं जो कंपनी के मेन जो हेड हैं, ठीक है। ये जो कंपनी है इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो कि डायरेक्ट कर रहे हैं कंपनी को, कि आपको मतलब डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। आप कंपनी को बोला जा रहा है कि हाँ अब ये करना है, अब ये करना है, इस प्रकार से व्यापार करना है। पूरा जो डायरेक्शन है इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ही किया जा रहा है, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं कंपनी को, इस प्रकार से हमको व्यापार करना ही है बोल करके। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का तो काम हमको समझ में आ गया है कि इनका काम क्या था, व्यापार करना था। अब लेकिन अब राजनीतिक मामले में भी अगर घुसना है तो इस कंपनी के, मतलब कंपनी में एक ऐसा भी बॉडी होना चाहिए
जो राजनीतिक मामला को कंट्रोल कर सके। तो इस राजनीतिक मामले को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बनाया गया BOC बनाया गया, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ये COD तो पहले से बना हुआ है, ठीक है, ब्रिटेन में पहले ही COD बना हुआ है, वहाँ से वो डायरेक्शन दे रहे हैं कि हाँ इस प्रकार से व्यापार होना चाहिए, इस प्रकार से व्यापार होना चाहिए। अब राजनीतिक मामला में घुसना है तो आपको यहाँ पे BOC भी बनाना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाना पड़ेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ पे बनाया गया, देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। जो व्यापारिक मामला है, व्यापारिक मामले में घुसने के लिए यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो पहले से बने हुए हैं, ठीक है, व्यापार तो ये लोग कर रहे हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से व्यापार तो कर रहे हैं, ठीक है, व्यापार तो हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे BOC के माध्यम से यहाँ पे क्या होगा, राजनीतिक मामला में भी घुसना शुरू कर दिया, मतलब राजनीतिक मामला को संभालने के लिए यहाँ पे BOC बनाया गया, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। चलिए, तो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से यही कार्य किया गया था कि यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, ठीक है, एक नया निकाय, क्या नाम से, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब देखो, इनका राजनीतिक मामला और व्यापारिक मामला, अब इसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग 2 बॉडी सामने आ चुकी हैं। अब राजनीतिक मामले को कौन संभाल रही है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभाल रही है, व्यापारिक मामले को कौन संभाल रही है, COD संभाल रही है, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभाल रही है। अब देखो, ये दोनों, मतलब ऐसा है कि ये दोनों वहाँ पे ब्रिटेन में ही है ना। अभी आपको ये नहीं समझना कि ये अभी इंडिया में आकर के बैठे हैं, ऐसा नहीं है, ये ब्रिटेन में ही है, वहीं से ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे जो गवर्नर जनरल और वहाँ पे जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल और गवर्नर, इनको डायरेक्शन दे रहे हैं, इनको बोला जा रहा है कि हाँ ऐसे करना है, वैसे करना है, जो भी करना है लोग कर रहे हैं, ठीक है। बाकी इनको बनाया गया था वहाँ पे आपका ब्रिटेन में ही, ठीक है, जो भी काम किया जा रहा है यहाँ पे गवर्नर जनरल के माध्यम से यहाँ पे किया जा रहा है, गवर्नर जनरल और गवर्नर के माध्यम से यहाँ पे किया जा रहा है। अब देखिए, इसके अलावा और क्या किया गया, 1784 में तो हमको ये समझ में आ गया, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठन किया गया, ठीक है, किसके लिए, राजनीतिक मामले को संभालने के लिए, ठीक, व्यापारिक मामला तो पहले संभला हुआ है, राजनीतिक मामले को संभालने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया। इसके अलावा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, ठीक है। देखो, 1784 के एक्ट में पहली बार ये जो भारत में कंपनी का जो क्षेत्र है, ठीक है, भारत में इस प्रकार से जो, ठीक है, जहाँ जहाँ पे कंपनी व्यापार कर रही है, उन क्षेत्रों को क्या कहा गया, ठीक है। पहले क्या कहा जाता था, पहले बोला जाता था कि कंपनीज टेरिटरी ऑफ इंडिया, इस प्रकार से बोलता थे, मतलब कि कंपनी का क्षेत्र कहा जाता था, ठीक है। अब इसको कहा गया ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया, ठीक है, मतलब कि ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। पहले इसको कंपनीज टेरिटरी ऑफ इंडिया या फिर इन इंडिया कहा जाता था, कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया कहा जाता था, लेकिन अब पहली बार इसको क्या कहा गया, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया कहा गया। मतलब कि पहले तो यहाँ पे जितना भी जो कंपनी है उनके अधीन है, इस प्रकार से बोला जाता था, ये जो क्षेत्र है कंपनियों के अधीन है, ये कहा जाता था, मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अधीन ये सभी क्षेत्र हैं, ये बोला जाता था। लेकिन अब क्या बोला जा रहा है, ब्रिटिश के अधीन है, ठीक है, जो ब्रिटिश मैन जो हैं उनके अधीन है ये भारत के जो भी ये क्षेत्र हैं, ये सभी को। मतलब ये है कि कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हैं कि जो मतलब कि भारत में जो व्यापार करने के लिए या फिर राजनीतिक मामले को संभालने के लिए या फिर व्यापारिक मामले को संभालने के लिए जो कंपनी वहाँ पे अपना आधिपत्य जमा करके बैठी हुई हैं, उसको धीरे धीरे जो ब्रिटिश क्राउन है वो छीनने का कोशिश कर रही है। मतलब कि धीरे धीरे जो पावर है वो ब्रिटिश जो क्राउन है वो अपने अंडर लाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। देखो 1784 में, ठीक है, देखो यहाँ पे इसके देखो 1784 में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से क्या किया जा रहा है, ये जो कंपनी का जो पावर है वो धीरे धीरे उसको छीना जा रहा है। हम लोग देखते हैं 1858 में कंपनी से पूरा छीन लिया जाता है, ठीक है। कंपनी से भारत को जो व्यापारिक या राजनीतिक जो भी मामला है पूरा छीन लिया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे मतलब ब्रिटिश कानून का जो शासन होगा उसमें समझेंगे। लेकिन हम लोग क्या समझे 1784 में हम लोग यहाँ पे क्या समझे, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से जो भारत में जो कंपनी के अधीन जो क्षेत्र था, भारत में जो कंपनी के अधीन जो क्षेत्र है उसको क्या बोला जा रहा है कि ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जा रहा है। कंपनी आधिपत्य नहीं था, देखो कंपनी आधिपत्य नहीं बोला जा रहा है। देखो यहाँ पे पहले कंपनी के अधीन वाला क्षेत्र था, लेकिन अब ब्रिटिश के आधिपत्य वाला क्षेत्र कहलाने लगा, ठीक है। पहले इसको क्या कहते थे, कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया कहते थे, लेकिन अब इसको मतलब क्या कहने जाने लगा, ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया कहा जाने लगा, ठीक है। पहले इसको बोलते थे कंपनी के अधीन बोलते थे, लेकिन अब बोलने लगे ब्रिटिश के अधीन, ठीक है, ब्रिटिश के अधीन बोलने लगे। मतलब कि क्राउन धीरे धीरे अपने अंडर ये जो है इसको ले रही है, ठीक है। भारत को जो क्षेत्र है जहाँ पे व्यापार किया जा रहा है उन सबको, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका देखिए गवर्नर जनरल की परिषद की जो संख्या 4 थी उसको घटा करके 3 कर दी गई। हम लोग यहाँ पे देखे हैं ना, ये गवर्नर जनरल की जो परिषद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये 4 है, ये 4 परिषद को घटा करके 3 कर दिया गया, ठीक। एक आदमी को यहाँ से डिलीट मार दिया गया, अब यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है, 3 कर दिया गया,
चलिए, तो ये समझ में आ गया। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें से एक सदस्य घटा करके 3 सदस्य कर दिया गया। अब देखिए इसके बाद, देशी राजाओं से युद्ध व संधि करने से पहले गवर्नर जनरल को COD से स्वीकृति लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या किया जा रहा है। इतने भी ये जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, ये जो गवर्नर जनरल है, और हम लोग और देखें गवर्नर जितने भी, चलिए फिलहाल यहाँ पे देखें, ये गवर्नर जनरल को क्या करना पड़ेगा, COD से स्वीकृति लेना पड़ेगा। COD हम लोग देखो यहाँ पे क्या समझे, यहाँ पे COD मतलब कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से क्या करना पड़ेगा, पहले स्वीकृति लेना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नर जनरल को क्या करना पड़ेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से क्या करना पड़ेगा, पहले स्वीकृति लेना पड़ेगा। क्या करने के लिए, युद्ध व संधि करने के लिए। देशी जो राजा है, भारत में जो भी राजा महाराजा है, उनसे अगर कुछ युद्ध करना है, कुछ संधि करना है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, उनसे पहले परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद ही ये गवर्नर जनरल इन राजाओं से संधि या फिर युद्ध करेंगी। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, पहले हम लोग क्या देख रहे थे, 1757 में देखे थे प्लासी का युद्ध, 1764 में देखे थे बक्सर का युद्ध। ये सब में कोई परमिशन नहीं, अपना जैसा मन में आता था गवर्नर वैसी कर देते थे और युद्ध छेड़ देते थे। तो इस प्रकार से होता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 1784 में आपको ये पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से बता दिया गया कि जब भी युद्ध या फिर संधि वाली स्थिति आता है तो वहाँ पे आपको COD से पहले, मतलब कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा। किसको परमिशन लेना पड़ेगा, गवर्नर जनरल को लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, चार्टर एक्ट 1793, तो गवर्नर जनरल को सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया। देखिए यहाँ पे ये चार्टर एक्ट 1793, ठीक, इसको हम लोग अभी देख रहे हैं। यहाँ तक पिट्स इंडिया तक हम लोग समझ गए हैं। चार्टर एक्ट 1793, इसके माध्यम से क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल क्या किया गया, सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया। मतलब कि अभी गवर्नर जनरल का जो पावर था वो कम था। ठीक है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी थी और वहाँ पर जो 4 सदस्य वाली जो परिषद थी, मतलब ये जो 4 सदस्य वाली परिषद हम लोग देख रहे थे, जो कि अब 3 सदस्य वाली परिषद हो चुका है, तो ये परिषद भी थी। ठीक है, 3 सदस्य वाली ये जो परिषद थी ये भी इसके साथ में रहती थी, किसे, गवर्नर जनरल के साथ में रहती थी। तो कुछ भी अगर निर्णय लेना होता था तो वहाँ पे गवर्नर जनरल तथा ये जो 3 सदस्य वाली जो परिषद यहाँ पे बची हुई है, इसके बीच में पूरा सामंजस्य होना चाहिए। मतलब कि ये सभी रेडी होना चाहिए, मतलब कि ये 3 सदस्य जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो भी जब एग्री होंगे तभी कोई निर्णय लिया जाता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल है उसको सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया। मतलब अब चाहे तो ये 3 सदस्य वाली जो यहाँ पे परिषद बैठी भी है उसके भी बात को काट सकती है। मतलब ये गवर्नर जनरल अब क्या बन गया, सर्वोच्च सेनापति बन गया। मतलब उसे अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया गया। अब सर्वोच्च कौन हो गया, गवर्नर जनरल हो गया है। मतलब कि यहाँ पे 3 सदस्य या फिर 4 सदस्य, देखो 4 सदस्य पहले थे, अब 3 हो गए हैं। तो 3 सदस्य वाली जो परिषद है इसके निर्णय को काटने का अधिकार मिल गया, किसको, गवर्नर जनरल को मिल गया। ठीक है, किसके माध्यम से, 1793 के माध्यम से। अब देखो ये धीरे धीरे सुधार मतलब कर रहे हैं। अब देखो इसका मतलब मकसद यही था कि गवर्नर जो जनरल है, गवर्नर जनरल उसको तो फिलहाल इधर से कंट्रोल ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये लोग मतलब कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिश जो शासक हैं वो लोग मतलब वहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं। जो क्राउन है वो डायरेक्ट वहाँ से कंट्रोल कर रही है। तो अब अपने अंडर पावर ला रही है। मतलब ब्रिटिश जो क्राउन है उसका मकसद यही था कि जितना भी पावर है वो उसको अपने अंडर लाना। तो ये किसके माध्यम से किया जा रहा है, गवर्नर जनरल के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, अब गवर्नर जनरल के पास जितना पावर रहेगा वो सीधा क्राउन के पास रहेगा। इस टाइप से इसको किया जा रहा है। मतलब कि कुल मिलाकर इसको समझना है आपको, गवर्नर जनरल को सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया, अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, चार्टर एक्ट 1993 के माध्यम से। BOC के सदस्य तथा भारत में कार्यरत ब्रिटिश सेना के वेतन का भुगतान भारतीय राजस्व किया जाने लगा। देखो क्या किया जा रहा है यहाँ पे हम लोग देखें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। ठीक है, राजनीतिक मामला संभालने के लिए, राजनीतिक मामले को संभालने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ है, ये ब्रिटेन में है। ठीक है, ये कहाँ है, ब्रिटेन में है। ठीक है, ये बैठे हैं ब्रिटेन में। लेकिन अब क्या बोला जा रहा है कि इनका जो वेतन रहेगा, इनको जो पेमेंट दिया जा रहा है, पेमेंट इसका जो वेतन दिया जा रहा है, भुगतान जो भी इनको किया जा रहा है वो भारतीय राजस्व से किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ का निर्णय हुआ भाई, भारत में थोड़ी ना बैठा है ना, ये तो बैठा है ब्रिटेन में। ये सभी कहाँ है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटेन में बैठे हुए हैं। अब ब्रिटेन में बैठे हुए ये लोग हैं। ठीक है, BOC ब्रिटेन में बैठा हुआ है। अब इनका जो भुगतान है, इनका जो वेतन है तुम भारतीय राजस्व से दोगे। ये निर्णय सही नहीं था लेकिन ये किया गया। ठीक है, BOC के सदस्य तथा भारत में कार्यरत ब्रिटिश सेना के वेतन
वेतन का भुगतान भारतीय राजस्व से किया जाने लगा। ठीक है, मतलब देखो बीओसी के सदस्यों तथा भारत में कार्यरत ब्रिटिश सेना, ठीक है, भारत में जितना भी जो सेना कार्य कर रहे हैं ब्रिटिश सेना, और यहाँ पे ये कौन है, बीओसी है, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इनका जो वेतन है वो कहाँ से दिया जाने लगा, मतलब इनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। ठीक है, भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, इसका वेतन और इसका वेतन, ब्रिटिश सेना और यहाँ पे बीओसी का वेतन किसके माध्यम से दिया जाने लगा, भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। हालांकि ये निर्णय गलत है, बट ये इस प्रकार से इसको किया जाने लगा। अब देखिए इसके बाद 1813 का ये चार्टर अधिनियम। ठीक है, हम लोग समझते जा रहे हैं ना, यहाँ पे 20-20 साल में अब यहाँ पे एक्ट आ जा रहा है। हम लोगों ने पहले 1793 समझा, अब यहाँ पे 1813 समझेंगे। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या किया गया है हम लोग समझ गए। 1793 में क्या किया गया है, देखिए 1793 में यहाँ पे गवर्नर जनरल को सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया है। ठीक है, और बीओसी तथा कहाँ है, ब्रिटिश सेना का जो भुगतान है, ठीक है, जो वेतन का भुगतान है वो भारतीय राजस्व से किया जाने लगा। ठीक है, 1793 के माध्यम से। अब देखिए 1813 के 13 में क्या किया गया, चार्टर एक्ट 1813 में क्या किया गया, इसको समझते हैं। तो इसमें क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार के अलावा सारे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। देखो हम लोग स्टार्टिंग में भी समझे थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त है, व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था। ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त है मतलब कि भारत में वो अकेले ही ऐसा है जो कि व्यापार कर रहा है, किसी और को व्यापार करने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार दिया गया था किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब क्या किया जा रहा है, इसका जो व्यापारिक एकाधिकार है, मतलब कि कंपनी की जो पावर है एक अकेले व्यापार करने का, ईस्ट इंडिया कंपनी जो अकेले व्यापार कर रही है, उस पावर को अब छीना जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और सिर्फ किस मामले में व्यापारिक एकाधिकार रहेगा, चाय का व्यापार करने में और चीन के साथ व्यापार करने में। ठीक है, मतलब कि चीन में अगर कुछ आपको व्यापार करना है, ठीक है, चीन में अगर कुछ व्यापार करना है आपको, तो आप एकाधिकार आपको प्राप्त होगा। और चाय का व्यापार करना है अगर भारत में, तो भी आपको एकाधिकार प्राप्त होगा। मतलब अगर चाय का तुम व्यापार कर रहे हो तो तुम अकेले व्यापार कर पाओगे, आपको एकाधिकार प्राप्त होगा। और अगर चीन के साथ अगर आपको व्यापार करना है तो भी आपको एकाधिकार प्राप्त होगा। इसके अलावा जितना भी व्यापार है सब समाप्त हो जाएगा। मतलब कि सबका जो एकाधिकार है, आपको एक एकाधिकार मतलब कि अकेले जो व्यापार कर रहे हैं वो सारे के सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे। किसको किसको छोड़ करके, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके सारे जो व्यापारिक एकाधिकार है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये क्राउन, ये मतलब कि ब्रिटिश के द्वारा अब ये बोला जा रहा है, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ये बोला जा रहा है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक एकाधिकार नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़ करके। ठीक है, चाय का व्यापार वो इंडिया में अगर करना चाहती है तो उसको अकेले अधिकार है, मतलब अकेले व्यापार करने का अधिकार है। और साथ ही साथ चीन के साथ व्यापार करना चाहती है तो उसको भी अकेले व्यापार करने का अधिकार है। इसके अलावा बाकी चीज़ों में उसको व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त नहीं है। सभी ब्रिटिश वासियों के लिए भारत के साथ भारत के साथ मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। मतलब कि अब ब्रिटिश में जितने भी और लोग हैं वो भी आ सकते हैं भारत में, वो लोग भी व्यापार कर सकते हैं। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का ही अधिकार नहीं है, सभी का अधिकार है। ठीक है, सभी का अधिकार है कि अब तुम व्यापार कर सकते हो। मतलब कि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से पावर को छीना जा रहा है। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन क्या कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से पावर को धीरे धीरे छीन रही हैं। और ये ब्रिटिश के अन्य लोगों को भी यहाँ पे आकर के व्यापार करने का अनुमति दे रही है। ठीक है, और फिलहाल राजनीतिक मामले को तो अब संभाल ही रही है, आपका जो ब्रिटिश क्राउन है वो धीरे धीरे वो अपने अंडर ले ही लेंगी। अभी क्या ब्रिटिश अभी राजनीतिक मामले को भी अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेंबर बैठे हुए हैं, जो हम लोग देखे हैं, है ना, बीओसी हम लोग जो देखे हैं, कहाँ गया बीओसी, ये बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो ये राजनीतिक मामले को ये संभाल तो रही है। ठीक है, ये भी क्या है आपके मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के ही मेंबर हैं, बट ये लोग क्या कर रहे हैं, व्यापारी राजनीतिक मामले को संभाल रहे हैं। और सीओडी ये लोग क्या कर रहे हैं, व्यापारिक मामले को ये लोग संभाल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इसको समझते हैं। और तो ये हम लोगों को समझ में आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी से जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चाय और चीनी के साथ मतलब चाय और चीन के साथ व्यापार करने को छोड़ करके सारे के सारे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और बाकी लोगों को भी अब यहाँ पे भारत में व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों का
धर्म प्रचार के लिए भारत में अनुमति दे दी गई। मतलब कि तुम भारत में अब आ सकते हो, जितने भी जो ईसाई धर्म प्रचार करने वाले हैं उनको भारत में आकर के धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, अब ये ईसाई मिशनरी क्या करेगा, भारत में आएंगे, ठीक है, भारत में आएंगे और अपना धर्म का प्रचार करना शुरू कर देंगे। अब तक नहीं कर रहे थे, बट अब यहाँ पे धर्म प्रचार करने का अनुमति दे दी गई। भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। अब देखो यहाँ पे एक अच्छा काम यहाँ पे किया जा रहा है। क्या अच्छा काम किया जा रहा है कि भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का खर्च करने का प्रावधान यहाँ पे किया गया। ठीक है, ये यहाँ पे अच्छा काम किया गया था, तो इसको ध्यान में रखेगा। ये भी पूछा जाता है, भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किस एक्ट के माध्यम से किया गया था, तो वो किया गया था 1813 के चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से। चार्टर्ड एक्ट 1813 के माध्यम से किया गया था कि भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का खर्च करने का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद देखिए चार्टर अधिनियम 1833। देखिए, ठीक है, हम लोग 1793 समझ लिए, 1813 भी समझ लिए, अब 1833 समझते हैं। उसके बाद आ जाएगा 1853। ठीक है, और ये लास्ट चार्टर अधिनियम रहेगा। उसके बाद जो पावर है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन के अंडर। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में पूरा कंट्रोल ले लेंगी। तो अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं, चार्टर अधिनियम 1833, और इसके बाद लास्ट वाला देखेंगे 1853 को। देखो, तो अब इसमें क्या किया जा रहा है, यहाँ तक तो समझ में आ गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है वो समाप्त हो चुका है। चाय और चीनी को छोड़ करके धर्म प्रचार के लिए ईसाई मिशनरी आ गए हैं, धर्म प्रचार कर रहे हैं। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च किया जा रहा है। ठीक है, 1813 तक के। अब 1833 में क्या होगा, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त है। यहाँ पर चाय और चीनी बचा हुआ था। ठीक है, चाय और चीन के साथ व्यापार कर रहे थे, वो बचा हुआ था। ठीक है, चाय और चीन के साथ व्यापार अभी भी कौन कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर रही थी अकेले, लेकिन अब उसको भी समाप्त कर दिया गया। देखो, पूर्णतः समाप्त। अब व्यापार जो कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ में, भारत और सीधा चीन के साथ में जो एकाधिकार यहाँ पे प्राप्त था चाय और चीन के साथ व्यापार करने का, इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब कोई भी आ सकते हैं, भारत में कोई भी आ सकता है, चीन में कोई भी जा सकता है और कुछ भी व्यापार कर सकता है। मतलब कि ब्रिटिश वासी अब कोई भी आकर के व्यापार कर सकते हैं, किसी का भी एकाधिकार नहीं है। अब कोई ऐसा नहीं है, मतलब कोई कंपनी ऐसा नहीं है जिसको सिर्फ एक अधिकार दे दिया गया, मतलब एकाधिकार जिसको प्राप्त हो यहाँ पे व्यापार करने का। कोई भी ब्रिटिश वासी आ सकते हैं, यहाँ पर मुफ्त रूप से व्यापार कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का कुछ भी व्यापार यहाँ पे आके कर सकते हैं, ये बोल दिया गया। ठीक है, तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए। कंपनी का कार्य केवल भारत पर शासन करना रह गया। अब यहाँ पे जो कंपनी हम लोग देख रहे थे, इसका कार्य सिर्फ क्या बच गया है, भारत पर शासन करना बच गया है। ठीक है, अब व्यापारिक जो एकाधिकार है वो तो समाप्त हो ही गया है। अब व्यापार वगैरह जो कर रहे थे, अब तो कोई भी आ सकता है ना, ब्रिटिश वासी कोई भी आ सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। मतलब कि वहाँ पे अब इनका जो व्यापार करने का जो वो मतलब उद्देश्य था वो धीरे धीरे खत्म हो चुका है। अब सीधा उनका उद्देश्य क्या हो चुका है, भारत पर शासन करना हो चुका है। ठीक है, भारत पर शासन करना, यहाँ से कर वसूलना और उसको वो अपना जो भी कहे वो करेंगे। ठीक है, तो कंपनी का कार्य वही बच गया था कि भारत पर शासन करना इनका मुख्य उद्देश्य बच गया था। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था 1833 के इस चार्टर्ड अधिनियम के माध्यम से। याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, इस प्रकार से भारत है, यहाँ पे क्या है, गवर्नर जनरल है, यहाँ पर क्या है, गवर्नर है, यहाँ पर भी गवर्नर है, यहाँ पे जी है, यहाँ पर भी जी है, यहाँ पे जी है। ठीक है, ये गवर्नर जनरल है, बाकी ये जी है, गवर्नर है। तो ये जो यहाँ पे क्या है, गवर्नर जनरल है। तो इस गवर्नर जनरल को, ठीक है, कहाँ है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यहाँ पर जो गवर्नर जनरल हम लोग बोल रहे हैं ना, अब इस गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बंगाल है, तो इस बंगाल के जो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल बैठा हुआ था, इसको पूरे भारत का जीजी कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सिर्फ बंगाल का ही नहीं, पूरे भारत का गवर्नर जनरल यहाँ पे इसको कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उसके पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले क्या होता था, सिर्फ हम लोग बंगाल में गवर्नर जनरल है इस प्रकार से बोलते थे, लेकिन अब एक गवर्नर जनरल जो बंगाल में थे उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसको याद रखिएगा, इसे पूरे भारत में विधि निर्माण का एकाधिकार प्राप्त हो गया। पहले क्या होता था, यहाँ पर कुछ कानून बनाना, इस प्रकार से कुछ अगर कानून बनाना रहता था तो यहाँ पे गवर्नर जनरल, ठीक है, जीजी व इसके 4 सदस्य वाली कुछ परिषद, ठीक है, 4 सदस्य, या फिर इसके बाद क्या हो गया था, 3 सदस्य वाली परिषद बचा हुआ था। यहाँ पे 3 सदस्य वाली परिषद बचा हुआ था।
ये जीजी और 3 सदस्य वाली परिषद बचा हुआ था। ये लोग क्या करते थे, यहाँ के लिए कानून बनाते थे, ठीक है, बाहर के लिए कानून नहीं बना पाते थे लोग, ठीक है, इधर इधर के लिए कानून बनाना उनका रहता था, बम्बई और मद्रास के लिए, तो ये लोग कानून नहीं बना पाते थे, ठीक है, खास करके लोग बंगाल के लिए ही, ठीक है, बंगाल के लिए ही ये लोग कानून बनाते थे, ठीक है, विधि जो बनाते थे, ये कानून जो बनाते थे यहाँ के लिए बनाते थे। अब ये जो गवर्नर, भारत का जो गवर्नर जनरल जब बन जाता है, पूरे भारत का गवर्नर जनरल जब बन जाता है ये, तो पूरे भारत के लिए क्या करेगा, विधि निर्माण करेगा, मतलब कि कानून बनाएगा, कुछ भी कानून में बना सकता है, कानून बनाने का एकाधिकार प्राप्त हो गया इसको, ठीक है। अब यहाँ पर जो गवर्नर जनरल जो भी है उनका कोई काम नहीं बचा, जो विधि निर्माण करना है तो ये गवर्नर जनरल ही करेगा, ठीक है। वैसे भी उसको यहाँ पे हम लोग देखे थे ना, सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया था, गवर्नर जनरल को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया गया था। अब इसके माध्यम से और क्या किया जा रहा है कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल इसको कहा जाने लगा, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल इसको कहा जाने लगा। चलिए, तो ये हम लोग समझ गए। और ये जो भारत का गवर्नर जनरल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, प्रथम जो गवर्नर जनरल है पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये कौन था, विलियम बेंटिक था, ठीक है, विलियम बेंटिक, इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया। ये जो गवर्नर जनरल का जो परिषद था, गवर्नर जनरल की जो परिषद हम लोग देख रहे थे, इसमें एक विधि सदस्य को भी जोड़ दिया गया, ठीक। इस विधि सदस्य के माध्यम से एक विधि आयोग का गठन किया गया, ठीक। इस विधि आयोग का जो अध्यक्ष था वो कौन था, लॉर्ड मैकाले था। ये जो विधि आयोग बनाया गया ना, गवर्नर जनरल का जो भी परिषद हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, परिषद में सदस्यों की संख्या कम ज़्यादा होती थी ना, इसको अभी भी ऐसा नहीं सोचते कि 3 ही सदस्य थे, ऐसा टाइप का नहीं, तो कम ज़्यादा होते रहती थी, तो मतलब कितना था वो तो फिलहाल अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो विधि सदस्य एक जोड़ा गया था, गवर्नर जनरल की जो परिषद वो बनाया गया था ना, उस परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ दिया गया था, मतलब कि लॉ मेंबर, ठीक है, लॉ मेंबर जोड़ा गया। ये विधि सदस्य मतलब कि लॉ मेंबर, ठीक है, लॉ मेंबर जोड़ दिया गया था। और इस लॉ मेंबर के माध्यम से एक विधि आयोग का गठन किया गया। और ये जो विधि आयोग है, इस विधि आयोग का जो अध्यक्ष था कौन था, लॉर्ड मैकाले था, ठीक है। तो ये लॉर्ड मैकाले को क्या बनाया गया, विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, विधि सदस्य जोड़ा गया, ठीक है। ये विधि सदस्य का विधि आयोग का गठन किया गया है। और इस देखो ये विधि सदस्य जोड़ा गया है और विधि आयोग का गठन किया गया है, और इस लॉर्ड मैकाले को इसका अध्यक्ष बना दिया गया है, ठीक है। चलिए, अब कानून बनाने देखो, अब स्पेशली यहाँ पे क्या करना है, कानून बनाना है इन लोगों को, कानून बनाना है मतलब पूरे भारत के लिए कानून बनाने हैं, तो एक लॉ मेंबर तो जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अकेले तो बना नहीं पाएंगे। और लॉ मेंबर यहाँ पे जोड़ा जा रहा है और उसका एक आयोग बना दिया गया है जिसका काम सिर्फ रहेगा वहाँ पे कानून बनाना, ठीक है, विधि बनाना। भारत में देखो इसी के माध्यम से क्या क्या किया गया है, 1833 के माध्यम से, हालांकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1833 जो चार्टर्ड अधिनियम है, चार्टर्ड अधिनियम 1833 के माध्यम से और क्या क्या किया गया उसको भी समझ लेते हैं। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, धीरे धीरे दास प्रथा को खत्म किया गया, ठीक है। भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। तो ये 1833 में ही क्या किया गया है हम लोग समझ गए। दास प्रथा जो चल रही थी भारत में उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम यहाँ पे उठाए गए, ठीक है, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसके अलावा किसी भी भारतीय को केवल धर्म जाति, देखो धर्म जाति वंश या जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के किसी पद के लिए वह योग्य हो वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह प्रावधान, देखो यहाँ पे क्या किया गया इसको समझते हैं। मतलब ब्रिटिश जो कंपनी है उस कंपनी का कुछ अगर हमको किसी पद में जाना है, ठीक है, उस समय क्या था, अगर किसी पद में हमको बैठना है उस कंपनी के, ठीक है, अगर भारतीय जो लोग हैं अगर उस पद में उसको नौकरी पाना है तो नौकरी पाने के लिए वहाँ पे भेदभाव होता था, धर्म के लिए, जाति के लिए, वंश के लिए, रंग के लिए, जन्म स्थान के लिए उनके साथ भेदभाव किया जाता था। कंपनी के किसी पोस्ट में अगर मतलब भारतीय लोगों को घुसना है तो वहाँ पे यहाँ पे क्या किया जाता था, ये भेदभाव किया जाता था। इस भेदभाव को ख़त्म किया जाने का प्रयास किया गया, ठीक है। इस भेदभाव के लिए वहाँ पे उनको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा ये बोला गया, ठीक है। इसको ख़त्म करने का प्रयास किया गया, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनके वजह से यहाँ पे ये लागू नहीं हो सका, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये धारा 87 में ये लिखा गया था, ठीक है, जो वहाँ पे जो ये जो 1833 का जो चार्टर्ड अधिनियम लाया गया था, इसका जो धारा 87 था इसमें ये बात लिखा गया था। ये हालांकि कभी कभार पूछ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे धारा 87 यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया, बाकी बहुत सारा उसमें धारा था तो वो सभी धारा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको याद रखिएगा। मतलब कि किसी भी भारतीय सदस्य को धर्म, जाति, वंश, लिंग, ये वंश, रंग, जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा था उस भेदभाव को समाप्त करने के लिए
यहाँ पे एक कानून बनाया गया, उस कानून वो जो कानून है वो लिखा गया था धारा संख्या 87 में। ठीक, इतना याद रखिएगा। लेकिन ये लागू नहीं हो पाया, किसकी वजह से? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की वजह से। ठीक, तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया। और दास प्रथा को भी खत्म किया गया था यहाँ पे, ये भी हम लोग इसको समझ लिए। अब देखिए चार्टर अधिनियम 1853। ठीक है, इसमें क्या कहा जाएगा इसको समझते हैं। ये क्या है आपका? चार्टर अधिनियम अंतिम है। ठीक है, लास्ट है ये। देखो 1853 का चार्टर अधिनियम, तो ये 20-20 साल के लिए इसको बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये 20-20 साल के लिए इसको बढ़ाया जा रहा है। अब लास्ट हमारा क्या बचा? चार्टर अधिनियम 1853 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1853 यहाँ है। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया? गवर्नर जनरल की जो परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य हम लोग यहाँ पे क्या देखे हैं, एक विधि सदस्य जोड़ा गया था, मैं आपको बताया हूँ। ये जो गवर्नर जनरल का जो परिषद है, गवर्नर जनरल का जो यहाँ पे परिषद हम लोग देखे हैं कहाँ है? गवर्नर जनरल की जो परिषद हम लोग बात कर रहे थे, 3 मेंबर 4 मेंबर 4 मेंबर 3 मेंबर इस प्रकार से अलग अलग मेंबर के बारे में बात कर रहे थे। तो उस वो जो परिषद है, गवर्नर जनरल को ये परिषद जो बनाया गया था, जिसका काम क्या था? कानून बनाना था। ठीक है, उस जो कानून बनाना था, मतलब उसमें एक कानून सदस्य भी जोड़ा गया था, विधि सदस्य जोड़ा गया था, लॉ मेंबर जोड़ा गया था। तो अब वो लॉ मेंबर का ही काम क्या था? वहाँ पे मुख्य रूप से कानून बनाना ही था। ये जो हम परिषद बोल रहे हैं, इस परिषद का काम 2 प्रकार का काम था पहले। क्या क्या? एक तो कार्यपालिका के रूप में भी काम करती थी ये परिषद। ठीक है, कोई भी कार्यपालिका के रूप में भी काम करती थी, और यहाँ पे विधि बनाने का भी काम करती थी। विधि आयोग के रूप में भी यही काम करती थी। ठीक है, विधि आयोग यहाँ पे गठन किया गया था, तो विधि सदस्य यहाँ पे बैठा हुआ है, विधि आयोग यहाँ पे बनाया गया है, मतलब कि विधि बनाने का भी काम यही करती थी। ठीक है, कौन करती थी? बंगाल के गवर्नर जनरल और उसके जो परिषद है, गवर्नर जनरल की जो परिषद है और गवर्नर जनरल है, यही लोग क्या करते थे? कोई विधि बनाते थे, ठीक, कोई भी कानून बनाते थे, और वही लोग क्या करते थे? उस कानून को अप्लाई भी करते थे। ठीक है, मतलब कि कार्यपालिका के रूप में भी वो लोग काम करते थे। ठीक है, मतलब ये जो गवर्नर जनरल तथा इसकी ये जो परिषद है, इसका काम यही था कि दोनों काम करेंगे। ठीक है, दोनों काम करते थे। कौन कौन सा? कानून भी बनाएंगे और वहाँ पे उसको कानून को लागू भी करेंगे, हम शासन भी करेंगे, मतलब कार्यपालिका के रूप में भी हम काम करेंगे, ऐसे इनका काम था। लेकिन 1853 में अब क्या किया गया है कि ये जो विधि बनाने का जो काम है और प्रशासनिक जो काम है, ये दोनों काम को अलग करने का निर्णय यहाँ पे लिया गया। ठीक है, अलग कर दिया गया 1853 के माध्यम से। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये 1853 के माध्यम से क्या किया गया है, यहाँ पे जो विधि बनाने का जो कार्य है और प्रशासनिक जो कार्य है, ठीक है, मतलब कि कार्यपालिका के रूप में जो काम कर रही है यहाँ पे जो मेंबर है, उनको अलग किया गया। ठीक है, चलिए देखो, इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे क्या समझा था, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। ये हम लोगों ने देखा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जब बनाया गया था 1784 में, हम लोगों ने देखा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था? व्यापारिक मामला और राजनीतिक मामला, इस प्रकार से हम लोगों ने समझा था। लेकिन अब देखो, जो राजनीतिक ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ पे क्या कर रही है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये लोग ब्रिटेन में बैठे हुए हैं ना, ये अलग हैं। देखो यहाँ पे हम लोग गवर्नर जनरल तथा इसकी 4 सदस्य वाली जो परिषद है, ये अलग है। ठीक है, ये हमारे भारत में है। ये क्या कर रहे हैं? ये भारत में है। गवर्नर जनरल तथा इसके 4 सदस्य वाली जो परिषद है, ये लोग भारत में बैठे हुए हैं। जो भी कानून बनाना है, जो गवर्नर जनरल है बंगाल को जो गवर्नर जनरल, वो अपना कानून वगैरह बना करके वहाँ पे कानून बना करके लागू करते थे। और ये अलग है, ये दोनों कहाँ है? ये ब्रिटेन में बैठे हुए, ये दोनों ब्रिटेन में बैठ करके कंट्रोल कर रहे हैं कंपनी को। ठीक है, कंट्रोल कर रहे हैं। ये राजनीतिक मामला कर रहा है और ये व्यापारिक मामला कर रहे हैं। ठीक है, सीओडी व्यापारिक मामला को और ये बीओसी राजनीतिक मामला को ये कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन भारत में यहाँ पे गवर्नर जनरल तथा इसके 4 सदस्य या फिर 3 सदस्य वाली जो परिषद है, वो लोग कंट्रोल कर रहे थे। भारत में जो कानून बनाना है या फिर जो भी कानून को लागू करना है, वो सभी काम कर रहे थे। ठीक है, ऊपर से उनको ऑर्डर मिलता था बीओसी और सीओडी से। ठीक है, ऊपर से इनको किसके माध्यम से ऑर्डर मिलता था? ये सीओडी और बीओसी ऑर्डर देते थे। बाकी भारत में ये लोग काम करते थे। गवर्नर जनरल तथा इसके 4 सदस्य वाली जो परिषद है, वो लोग काम करते थे। लेकिन अब क्या किया गया? जो गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्य वाली जो परिषद है भारत में, जो कानून बना रही है और कानून को लागू कर रही है, अब वो क्या कर रही है? दोनों को अलग किया जा रहा है। इस गवर्नर जनरल की जो परिषद है, इसमें से विधायी सदस्य को अलग किया जा रहा है और प्रशासनिक सदस्य को अलग किया जा रहा है। तो विधायी और प्रशासनिक सदस्य को दोनों को यहाँ से अलग कर दिया गया। ठीक है, अब जो विधायी सदस्य हम लोग यहाँ पे देखे थे ना, विधायी सदस्य जोड़ा गया था, ये विधि आयोग है ना, विधि सदस्य जोड़ा गया था, विधि आयोग का गठन किया गया था। गवर्नर जनरल के ही परिषद में ये सब किया गया था। गवर्नर जनरल के परिषद में ये विधि सदस्य जोड़ा गया था और विधि आयोग का गठन किया गया था, ये हम लोग समझे थे। लेकिन अब इस गवर्नर जनरल के जो परिषद हम लोग जो समझ रहे हैं, इस गवर्नर जनरल की परिषद को 2 भाग में बांटा जा रहा है।
ठीक है। एक तो कानून बनाएगा और एक क्या करेगा, कार्यपालिका के रूप में काम करेगा, ठीक है। जो कानून बना है उसको अप्लाई करेगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये प्रशासनिक कार्य करेगा और ये विधायी कार्य करेगा, ठीक है, विधि बनाने का कार्य करेगा। इस प्रकार से ये मतलब विधायी और प्रशासनिक दोनों कार्यों को यहाँ पे अलग किया जा रहा है। किसके माध्यम से, 1853 के माध्यम से, ठीक है। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। देखो विधि निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया या फिर भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया, ठीक है। ये जो विधि बनाने का जो कार्य यहाँ पे किया जा रहा है, इस विधि बनाने के लिए यहाँ पे केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। देखो अब हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, थोड़ा सा आपको अब शब्द यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। विधि बनाने के लिए यहाँ पे देखिए विधान परिषद का भी यहाँ पे गठन किया जा रहा है, केंद्रीय विधान परिषद का यहाँ पे स्थापना किया जा रहा है विधि बनाने के लिए। प्रशासनिक कार्य जो भी किया जा रहा है वो तो किया जा रही, मतलब गवर्नर जनरल व उसके 4 सदस्य वाली गवर्नर जनरल तथा इसकी परिषद, ठीक है। कितने सदस्य वो मैटर नहीं करता, सदस्य बाद में बढ़ गए थे, ठीक है। फिलहाल अभी मैं उसको नहीं बता पाऊंगा। तो गवर्नर जनरल की जो परिषद है, इसके माध्यम से ये काम तो किया जा रहा है विधि बनाने का और प्रशासनिक कार्य, लेकिन अब इन कामों को अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है। कुछ काम मतलब कुछ लोग करेंगे आपको विधायी कार्य को और कुछ लोग कर रहे हैं प्रशासनिक कार्य को। अब यहाँ पे केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया जा रहा है सिर्फ विधि बनाने के लिए, ठीक है। विधि बनाने के लिए केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया जा रहा है और यहाँ पे गवर्नर जनरल तथा उसकी जो परिषद वगैरह है वो लोग यहाँ पे प्रशासनिक कार्य को देखते रहेंगे, ठीक है। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई और पहली बार सिविल सेवा में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। अब देखो जो कंपनी है उसके, ठीक है, कंपनी में जो महत्वपूर्ण जो पद हैं, ठीक है, IAS लेवल के जो पद है, उस महत्वपूर्ण पदों में सिविल सेवा के माध्यम से भारतीयों को भी शामिल करने का अब अवसर यहाँ पे दिया जाने लगा, ठीक है। यहाँ पे बोला गया था, देखिए यहाँ पे सिर्फ बोला गया था धर्म, जाति, वंश, रंग, जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के किसी भी पद के लिए यहाँ पे वंचित नहीं किया जाएगा, तो ये बोला गया था। लेकिन अब यहाँ पे लागू किया जा रहा है, कंपनी के महत्वपूर्ण पद में यहाँ पे भारतीयों को भी यहाँ पे शामिल किया जा रहा है। और याद रखिएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर ने 1864 में सिविल सेवा में परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। याद रखिएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो 1864 में, ठीक है, 1864 में सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय थे। देखो 1853 में ये बोला गया था, ठीक है, 1853 में ये बोला गया कि भारतीय भी अब सिविल सेवा में जा सकते हैं, ठीक है। भारतीयों से कोई यहाँ पे रंग भेदभाव कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे 1864 में कहीं जा करके सत्येंद्रनाथ टैगोर पहली बार ये परीक्षा पास किए और ये प्रथम भारतीय थे जो कि सिविल सेवा पास किए थे, ठीक है। ये प्रथम भारतीय याद रखेगा, नाम याद रखेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सत्येंद्रनाथ टैगोर। चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, मतलब देखेंगे। देखिए तो हम लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा, उसके बाद ये सुधार एक्ट देखा, ठीक है, इसमें सुधार किया गया। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें कुछ कमियां थी, जैसे कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल तथा उसके 4 सदस्य वाली जो परिषद थी उनके बीच में शक्तियों का पृथक्करण किया गया 1781 में। इसके बाद फिर यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से हम लोग क्या क्या समझे हैं, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया है, ठीक है। पहले COD तो पहले था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे जो कि व्यापारिक मामले को कंट्रोल पहले से कर रहे थे, ठीक है, कंपनी के व्यापारिक मामले को पहले से कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन अब राजनीतिक मामले में भी घुस गए हैं तो उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी गठन करना पड़ा, ठीक है। व्यापारिक मामले को भी स्ट्रॉन्ग करना है इसलिए तो यहाँ पे राजनीतिक मामले को भी कंट्रोल करना है इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया है, जिससे राजनीतिक मामले को भी अच्छे से यहाँ पे कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। व्यापारिक मामला तो पहले से कंट्रोल हो रहे हैं, मतलब पहले से कंट्रोल ये तो कर रहे हैं कौन, COD। अब राजनीतिक मामले को भी कंट्रोल करना है, मतलब कि BOC का गठन किया गया है, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठन किया गया है। भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र है, ठीक है, भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र था अब उसको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहा जाने लगा, ठीक है। पहले इसको कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया कहा जाता था, अब इसको ब्रिटिश पोजीशन, ठीक है, ब्रिटिश पोजीशन कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल के जो सदस्य है इसको 4 से 3 कर दिया गया, ठीक, घटा दिया गया। देशी राजाओं के साथ युद्ध व संधि करने से पहले आपको COD से परमिशन लेना पड़ेगा, ये COD है, इससे परमिशन लेना पड़ेगा किसको, गवर्नर जनरल को, ठीक है। अपना मनमानी नहीं कर पाएंगे, ये बोला गया था किसमें, 1784 के एक्ट में, ठीक है, 1784 के एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में। अब इसके बाद क्या आता है, 1793 का चार्टर्ड एक्ट आया, ठीक है, 1793 का चार्टर्ड एक्ट आया।
ये 1793 का चार्टर्ड एक्ट जब आया, चार्टर्ड एक्ट में क्या कहा गया, सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया गवर्नर जनरल को, ठीक है, उसे अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दे दिए गए। और जो बीओसी के जो सदस्य हैं, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं, इनका जो वेतन है, इनका भुगतान भारतीय राजस्व किया जाने लगा। और जो ब्रिटिश सेना है, इनका भी वेतन को भारतीय राजस्व के जो पैसा है उसमें से किया जाने लगा, ठीक है। ये किया गया था 1793 में। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, 1813, ठीक है। 1813 में क्या किया गया था, 1813 में क्या किया गया, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चाय का व्यापार और चीनी के साथ व्यापार, ठीक है, चीन के साथ व्यापार करने को छोड़ करके बाकी की सारा का सारा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और इसके अलावा जितने भी जो ब्रिटिश वासी हैं, उनको भी भारत में व्यापार करने के लिए, मुक्त व्यापार के लिए अनुमति दे दी गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार के लिए अनुमति दे दी गई। भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया। इसके बाद आया था आपका 1833 का चार्टर्ड अधिनियम, और इसके बाद फिर लास्ट अधिनियम आया था 1853 का, ठीक है। ये 1833 में क्या कहा गया था, जो कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया। इसके यहाँ पे चाय और चीनी को छोड़ दिए थे, लेकिन यहाँ पर पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी भारत में आकर के व्यापार कर सकते हैं। कंपनी का सिर्फ काम क्या रहेगा, भारत पर शासन करना, ठीक। ये इस प्रकार से इसको कहा गया। बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखो बंगाल में जो गवर्नर जनरल बैठा हुआ था ना, इस प्रकार से यहाँ गवर्नर, यहाँ पे गवर्नर जनरल, ठीक है, यहाँ पे जीजी था, गवर्नर जनरल था। इसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। पूरे भारत का गवर्नर जनरल इसको कहा जाने लगा। और ये पूरे भारत के गवर्नर जनरल के साथ एक विधि सदस्य भी जोड़ दिया, ठीक है, लॉ मेंबर भी इसके साथ जोड़ा गया, ठीक है, विधि सदस्य भी इसके साथ जोड़ दिया गया। गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया। और ये जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिंग था। और यहाँ पे जो विधि सदस्य जोड़ा गया था, वो विधि सदस्य कौन था, मतलब विधि सदस्य जोड़ा गया। और ये विधि आयोग का गठन किया गया था। और ये लॉर्ड मैकाले इस विधि आयोग का यहाँ पे क्या था, सदस्य था, ठीक है। ये लॉर्ड मैकाले को यहाँ पे जोड़ दिया गया, ठीक है, विधि सदस्य के रूप में। और ये विधि आयोग का गठन किया गया, जिसका ये लॉर्ड मैकाले क्या था, अध्यक्ष था, ठीक। लॉर्ड मैकाले आपको विधि आयोग का अध्यक्ष भी था, और इसी को विधि सदस्य के रूप में यहाँ पे जोड़ा गया था, ठीक। इसको लॉर्ड मैकाले को याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि सदस्य यहाँ पे ये जोड़ा गया था, ठीक। और विधि आयोग का अध्यक्ष भी था ये, ठीक है, विधि सदस्य भी है, ये विधि आयोग का अध्यक्ष भी है, ठीक है। विधि आयोग जो गठन किया गया था, इसका अध्यक्ष है लॉर्ड मैकाले, ठीक है। तो ये किया गया था 1833 में। अब इसके बाद देखिए 1853 में क्या किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी तथा प्रशासनिक जो कार्य है इसको अलग कर दिया गया, ठीक है। अब तक विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य दोनों कार्य गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद कर रही है, गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद कर रही है, ठीक है। उसमें विधि सदस्य भी जोड़ दिया गया है, मतलब कि अब पूरा का पूरा कार्य, विधि बनाने कार्य पूरा किसी गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद का पास है। लेकिन अब यहाँ पे अलग किया जा रहा है, विधायी कार्य को और प्रशासनिक कार्य को, ये दोनों कार्य को अब धीरे धीरे अलग किया जा रहा है। यहाँ पे अलग कर दिया गया। विधि बनाने हैं तो भारतीय या फिर केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई, ठीक है। विधि बनाने के लिए केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई। और सिविल सेवा में पहली बार भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान यहाँ पे किया गया। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो कि 1864 में सिविल सेवा में पहली बार परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय थे, ठीक है, याद रखिए, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ तक 1853 तक का जो चार्टर्ड अधिनियम है इसको हम लोगों ने समझा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से देखिए धीरे धीरे एक एक जो कार्य किया जा रहा है, ये रूल्स और रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं। भारत में कंपनी जो यहाँ पे शासन कर रही थी उनके ऊपर रूल्स और रेगुलेशन बनाई जा रही है, बना रहे हैं। लेकिन जो रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे बन रहा है, ये रूल्स और रेगुलेशन ही आगे जाकर के हमारा भारत का जो संविधान है वो उसमें लिखा जाता है, ठीक है। यही सब चीज़ें जो कि भारत के संविधान में बहुत सारी चीज़ें मतलब वहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। मतलब बहुत सारे कानून ऐसे भी हैं जो कि अंग्रेजों के ज़माने के थे, इस समय लागू किया गया था, और वो अभी भी कहीं ना कहीं रूप में हम मतलब किसी न किसी रूप में हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग जो एक्ट लाया गया था ब्रिटेन से, जो भी नया नया एक्ट लाया जाता था, ठीक है, चार्टर्ड एक्ट है, यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट है, सुधार एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ये जो भी एक्ट लाया गया था उसमें जो भी कानून वगैरह जो भी रूल्स रेगुलेशन थे वो यहाँ पे लिखा जाता था, और वही सब चीज़ों को यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए क्या होता है, 1857 की जो क्रांति हम लोग जानते हैं, 1857 में जो क्रांति हुई थी, और वो जो क्रांति हुई उसके बाद 1858 से, ठीक है, 1858 से जो ब्रिटिश क्राउन है वो पूरा जो पावर है, ठीक है, पूरा भारत में जो शासन करने का जो पूरा पावर है, हम लोग देखें ना 1853 तक के भारत में इस कंपनी का कार्य क्या बच गया था, सिर्फ
शासन करना बच गया था। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देखें पूरा कंपनी के जो शासन मतलब कार्य क्या बच गया है, सिर्फ शासन करना है। ठीक है, व्यापार वाला जो काम हो तो धीरे धीरे लगभग खत्म हो गया, सिर्फ शासन करना उनका काम रह गया है। तो अब जो शासन करने का काम है सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाएगा 1858 में। 1858 से जो ब्रिटिश क्राउन है, डायरेक्ट जो क्राउन है वो वहीं से शासन करेंगे। ठीक है, मतलब ब्रिटेन से ही डायरेक्ट वो शासन करेंगे भारत में। ये कंपनी का यहाँ पे कोई काम नहीं। ठीक, कंपनी के हाथों से जो शासन है वो छीन लिया जाता है और सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ जाती है। ब्रिटिश क्राउन यहाँ पे अब शासन करना शुरू करेंगी और 1858 से लेकर के 1947 जब तक हमारा भारत आज़ाद नहीं हो जाता तब तक ये ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से ही हमारे भारत में शासन किया जाता है। ठीक है, अब इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट भी। ये वाला पार्ट आप लोग अच्छे से ध्यान से इसको देख लीजिएगा, एक बार दो बार। इसमें हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। देखो, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? बताइए, किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया था? इसका सही आंसर कौन सा है? चार्टर्ड एक्ट 1833। देखिए यहाँ पे चार्टर्ड एक्ट 1833 में, ठीक है, 1833 में इसी अधिनियम के माध्यम से बोला गया था। यहाँ पे देखिए, इसी अधिनियम के माध्यम से बोला गया था धारा 87 में कि धर्म, जाति, वंश, रंग, जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के किसी पद से जिसके वह योग्य हो वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि भारतवासियों को भी, भारतीयों को भी कंपनी के पद में, मतलब कि कंपनी के पद में ये लोग स्थान ले सकते हैं। ठीक है, इनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये 1833 में ये बोला गया था। हालांकि ये जाकर के अप्लाई हुआ आपके 1853 में। ठीक है, ये कब अप्लाई हुआ था? 1853 में। ठीक है, प्रथम बार भारतीय को सिविल सेवा में परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति यहाँ पे दिया गया। ठीक है, लेकिन ये जो कानून है ये वो 1833 में ही बोल दिया गया था। ठीक है, ये जो 1833 है इसी के माध्यम से बोल दिया गया था। ठीक है, मतलब देखो, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। ठीक है, ये 1833 में ये बोल दिया गया था, बट ये जाकर अप्लाई हुआ आपके 1853 में। तो इसको अभी इसका आंसर क्या लेना है? इसका आंसर क्या लेना है आपको? 1833 में। ठीक है, चार्टर्ड एक्ट 1833। इसका देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। सही बात है। 1753 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया गया था, ये हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये भी सही है। कलकत्ता में स्थापित किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया गया था। ये दोनों मतलब ये सही है। इसका देखिए, लिमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये गलत है। ठीक है, ये गलत क्यों है? हम लोग इम्पे देखे थे। ठीक है, इम्पे थे। देखो, मुख्य न्यायाधीश कौन है? एलिजा इम्पे। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात कर रहे हैं तो मुख्य न्यायाधीश कौन सा है? एलिजा इम्पे देखे थे, न कि लेमेस्टर। लेमेस्टर मुख्य न्यायाधीश नहीं है, अन्य न्यायाधीश था। लेमेस्टर क्या था? अन्य न्यायाधीश था। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा कौन कौन मेंबर हैं मुख्य न्यायाधीश के, मतलब अन्य न्यायाधीश के, और कौन है मुख्य न्यायाधीश के। तो इम्पे क्या था? एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश था, और बाकी जो और मेंबर थे 3 मेंबर, उसमें लेमेस्टर भी था, ये सिर्फ न्यायाधीश था। जबकि यहाँ पे हमको मुख्य न्यायाधीश बोला गया है। तो मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे था। ठीक है, इम्पे याद रखिएगा, इम्पे ऐसे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा देखें क्या बोल रहे हैं, सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करना है इनको। तो नियंत्रक परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, नियंत्रक परिषद की स्थापना कब की गई थी? नियंत्रक परिषद मतलब कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस में की गई थी? तो ये की गई थी 1784 में। ठीक है, 1784 में हम लोग देखें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कहाँ है? 1784 में की गई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। ठीक है, नियंत्रक परिषद, इसी बोलते हैं नियंत्रक परिषद, इसी का नाम क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। तो 1784 में कहाँ गया? 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, मतलब कि ये इसका दूसरे में जाएगा। इसका देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सभी को पता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसमें की गई थी? इसमें की गई थी 1773 के माध्यम से की अधिनियम। ठीक है, ये 1773 के माध्यम से की गई थी। इसका देखिए, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, मतलब कि ईसाई मिशनरी जो थे भारत में धर्म प्रचार के लिए आए थे, वो किसके माध्यम से धर्म प्रचार के लिए आए थे? तो ये चार्टर्ड एक्ट 1833 के माध्यम से आए थे। ठीक है, हम लोग देखें यहाँ पे, सॉरी 1813 के माध्यम से। देखो यहाँ पे ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार के लिए 1813 में यहाँ पे ये आना शुरू किए गए थे। ठीक है, ईसाई मिशनरी भारत में धर्म प्रचार के लिए 1813 में आए थे। ठीक है, 1813
13 में। अब इसका देखिए, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 में किया गया, ठीक है। विधि सदस्य, लॉ मेंबर हम लोग देखें यहाँ पे, ये लॉ मेंबर का गठन यहाँ पे किया गया था, विधि सदस्य का गठन यहाँ पे किया गया था। तो गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया था इसी के माध्यम से, ठीक है, लॉर्ड मैकाले। चलिए, तो ये हम लोगों ने ये समझा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है, इसका तो यही है, ठीक है, चौथा का 4 ही है। तो पहला का दूसरा है, पहला का दूसरा हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया। दूसरा बी का क्या हो गया, सॉरी बी का क्या हो गया, ए हो जाएगा, बी का ए हो जाएगा, मतलब किसका आंसर सही हो जाएगा, यही वाला, ठीक है। सी का 3 हो जाएगा, सी का 3 है, 4 का 4 है, ठीक है, ये सही है। चलिए, तो सही आंसर कौन सा है, बी है। चलिए, तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने समझा। ऐसे प्रश्न पूछा जाए, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है ना, याद रखिए, ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसको आपको थोड़ा सीरियसली लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, अब इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे ब्रिटिश क्राउन का जो शासन है हमारे भारत में किस प्रकार से हुआ था, उसको हम लोग आगे इसमें समझेंगे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।